कारवां सराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि कोई नाला, कोई नदी जो खुश्क हो, वहाँ पे जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये उस दरिया या उस नाले के अंडे, और कभी ना कभी वो दरिया या नाला अपने अंडों के लिए वापस आ जाता है। ये कभी नहीं हुआ कि कोई गुज़रगाह हो वो हमेशा खुश्क रही हो। चुनाचे इंशाअल्लाह ये थमेगा सारा कुछ और आपका कारवां रवाना हो जाएगा। लेकिन अब आप एक दास्तान तो सुनेंगे ना मुझसे, क्योंकि मुझे इसी काम के पैसे मिलते हैं यहाँ पे जो है कारवां सराय। मुझे हायर किया हुआ है कि जो मुसाफिर आएँ उनको ये बूढ़ा दास्तान जो है दास्तानें सुनाए। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ, 1954 की बात है। तो गवर्नमेंट कॉलेज से पाकिस्तान की तारीख़ में पहली ट्रैकिंग या माउंटेनरिंग एक्सपीडिशन गई नॉर्थ को, और पाकिस्तान को बने हुए भी 5-7 साल ही हुए थे, और उसमें मैं शामिल हो गया। मतलब मुझे नहीं पता था जा कहाँ रहे। मालूम हुआ कि किशन गंगा एक्सपीडिशन उसका नाम है। और किशन गंगा, माइंड यू, आपके लिए बड़ा स्ट्रेंज होगा, लेकिन नीलम का नाम किशन गंगा होता था। फिर हमने बाद में उसको ज़रूरी समझा कि उसके मुसलमान कर लिया जाए। तो दास्तान बड़ी दिलचस्प है कि कोई देव आया, उसने पूरी वादी का पानी अपने मटके में डाल लिया, चला गया, और जहाँ देव हो वहाँ देवता भी होते हैं। तो कोई देवता आए तो उन्होंने, लोगों ने फरियाद की कि जी सारा पानी लेके वो जा रहा अपनी गगरी उठाए हुए। तो उन्होंने, देवता ने एक तीर चलाया जिसके 2 रुख से, 2 मुँह तीर जिसको कहते हैं, वो उसकी जो है वो मटका उसमें लगा। वहाँ से 2 सुराख हुए, एक में से दरियाए किशन निकला, दूसरे में से दरियाए गंगा निकला, और वो मिलकर किशन गंगा में बदल गए। तो बार मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। तो हमने जाना था रत्ती गली पीक सर करने, और हमें एब्सोल्युटली कोई इल्म नहीं था वहाँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं था ट्रैकिंग वगैरह का। तो बार जिस रोज़ हमने जाना था उससे एक दिन पहले हमने कैंप किया। एक छोटे सा हट था, ह्यूज ग्लेशियर, और इट वाज फ्रीजिंग। रात हमने वहाँ गुजारी। सुबह सवेरे हम आइसैक्स वगैरह हमारे पास थे, हम समिट की तरफ रवाना हुए। 1-2 घंटे में हम टॉप पे पहुँच गए। मुझे क्लियरली याद है कि टॉप पे धुंध थी और बर्फ़ इतनी थी कि हमारे आइसैक्स आधे उसमें खुप जाते थे। तो वहाँ पे तस्वीरें वगैरह उतरवाईं। 2-4 मिनट हम ठहरे क्योंकि सर्दी शदीद थी, और हमारी मौजूदगी में बर्फ़बारी भी शुरू हो गई, यानी जुलाई अगस्त हो गई। दूसरी तरफ उतरे कश्मीर था, वो सरसब्ज़ शादाब। बहुत मुद्दत बाद, मे भी 50-60 साल बाद, मुझे ख्याल आया कि मुझे उस ट्रैक पे दोबारा जाना चाहिए, क्योंकि जिन जगहों पे आप हो आते हैं और जिन जगहों से आप मोहब्बत कर बैठते हैं, और जो जगहें आपसे मोहब्बत कर बैठती हैं वो आपको बुलाती रहती हैं। तो मुझे भी बुलावा आया। तो इस दफ़ा मैं झील दूधीपत और सिराल दर्रा क्रॉस करके उस तरफ से आया रत्ती गली। इस दफ़ा नेचुरली आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं उस चोटी पे कदम रखूँगा जहाँ अब जैसे टीनेजर जब मैं आया था। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो लेट्स सी कि उसका हाल अहवाल क्या है। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, मैं जब वहाँ पर पहुँचा हूँ तो वहाँ धूप थी तेज़, और बेर चट्टानें थी, और इतनी सी भी बर्फ़ नहीं थी कहीं आसपास, और गर्मी थी। और नीचे जो ह्यूज ग्लेशियर था वो सुगड़ के एक मकौड़ा सा बन चुका था। इट वाज़न्ट अ ग्लेशियर एट ऑल। तो ये चीज़ जो हुई है इसको क्लाइमेट चेंज ही कहा जा सकता है ना, कि आबोहवा की तब्दीली हुई। और देखें कि इतनी बुलंद चोटियाँ जहाँ सारा साल बर्फ़ रहती थी वहाँ पे ख़त्म हो गई। स्नो लेक से 1-2 लोग आए हैं, उन्होंने कहा जी वहाँ भी दरारें पड़ रही हैं, यानी ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। चुनांचे ये जो मौसमी तग़य्युरात हैं
ये जो आबो हवा में तब्दीली आ रही है, इसके लिए हमने ज़हमत दी है राफ़े आलम साहब को। और राफ़े आलम साहब अजीब व गरीब ही चीज़ है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ सकी इनकी। इनके बारे में मैंने कुछ वीडियोस भी देखी, इनके बयानात भी सुने, और लेकिन इन्होंने कहा, आपने इनका ही कहना है कि मैं कॉरपोरेट लायर था और मेरा काम था जो ऑलरेडी रिच है उनको मज़ीद रिच बनाना। तो समझदार आदमी का दिमाग किसी को घूम सकता है। तो ये माहौलियाती लायर हो गए। अब जो पहले इनके पास रिचनेस थी वो भी कम हो गई, लेकिन ये इनका अपना डिसीजन था। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, कितना ल्यूक्रेटिव बिजनेस आपने वो छोड़ के तो इस घाटे के सौदे में आए, और मतलब क्यों आए? सबसे पहले तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम, और शो पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। हाँ जी बिल्कुल, मैंने कोई 8-10 साल कॉरपोरेट काम किया था। हाँ। और अब मैं माहौलियाती वकील हूँ, मगर दूसरे भी काम करने आते हैं। लेकिन मैं पहुँचा इधर किस तरह? एक्चुअली 2005-06 में आपको याद होगा लाहौर का जो कनाल है, कनाल सड़क, उसको चौड़ा करने का मंसूबा पेश किया गया था। और चंद लोग नैयर अली दादा के, ये उनकी गैलरी होती थी लाहौर में जेल रोड पे, नैरंग गैलरी, वहाँ मिले और हमने कहा कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, लाहौर को बचाना है, दरख्त को बचाना है। तो लाहौर बचाओ दरख्त बचाओ तहरीक निकली, और मैं उस महफिल में मेरे ख्याल वाहिद वकील था। तो मुझे काम दे दिया गया था कि आप जाके कोई कानूनी शिक इस पे कोई निकालें रोकने के लिए। तो वहाँ मुझे ये माहौलियाती कानून मिला पहली दफ़े 2005-06 में, जिसमें आपको ये इस तरह के काम करने के लिए माहौलियाती महकमे से NOC लेनी पड़ती, और इन्होंने NOC नहीं ली थी। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था। हम अदालत गए, सुप्रीम कोर्ट गए। हाँ, कनाल की सड़क 1 लेन चौड़ी हो गई, मगर उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत पंजाब असम्बली ने कानून साजी किए, और ठोकर से जल्लो तक जो ग्रीन बेल्ट है कनाल का, वो अब हेरिटेज पार्क है। पाकिस्तान में वाहिद हेरिटेज पार्क जो कि कानून साजी से बना है, उस पर अब एक पत्ता नहीं आप छेड़ सकते। 4-5 NOC। ये तो आप कहते हैं ना एक पत्ता नहीं छेड़ते, अगलों ने तो कॉलोनीज बना ली। बिल्कुल, लेकिन वो कनाल के ग्रीन बेल्ट पे नहीं बनी। कनाल के ग्रीन बेल्ट पे नहीं बनी, उन पे कोशिशें हुई हैं, वो कॉलोनीज पे आ जाते हैं। लेकिन वहाँ से माहौलियाती कानून मुझे मिल गया। मैं तो अब लोगों से कहता हूँ कि उस वक्त बैंकिंग के वकील आपको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, टैक्स के भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, तो वो लाइन काफ़ी लंबी होती है सीनियर बनने के लिए। तो माहौलियाती कानून के पीछे वकील बहुत कम थे, लाइन छोटी नज़र आ रही थी। मैं क्या, मैं इस लाइन में, आपका तो पैशन भी तो होगा ना? पैशन भी था बेसिकली सर, ये मुख्तलिफ और चीज़ें थी। और लाहौर की तारीख इसके अंदर शामिल था, जो माहौलियाती असासे, उनका प्यार, ये सारी चीज़ें शामिल थी। और मैंने कहा मैं फिर इन लोगों को अमीर क्यों बना रहा हूँ? अच्छा राफी साहब, हमें अमीर बना दें, हमारा शहर बचा लें। लेकिन मसला ये है कि भाई ये जो अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, एज यू हैव सेड कि वो जो कार्बन का अखराज होता है वो हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमने तो हाथ पे हाथ बांध के बैठे रहे। को फैक्ट्रियाँ ऐसा हमने नहीं बनाई, बाहर से पैसे आ जाते थे, मौज करते थे, तो हमें क्या ज़रूरत थी फैक्ट्रियाँ बनाने की? जी बिल्कुल। तो वो लोगों ने बनाई, जो यूरोप ने, अमेरिका ने, चाइना ने, जापान ने। तो असल में तो वो कल्प्रिट्स है। बिल्कुल। तो इसका खुमियाजा हमें क्यों भुगतना पड़ा? देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो मौसमी तब्दीली का इस वक्त हाल है, उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं, जो कि दूसरी बड़ी जंग के बाद बने थे, पोस्ट कॉलोनियल मुल्क जो हैं, इनका मौसमी तब्दीली में हाथ बहुत छोटा है। तारीख़ी तौर पे वो बड़े बड़े ममालिक हैं, सनती क़ुव्वतें हैं, जिन्होंने अपना ये ग्रीन हाउस गैस पैदा करके ये मौसमी तब्दीली का मसला खड़ा किया। अब हमारे यहाँ चूँकि हमें मौसमी तब्दीली का पिछले 15 सालों से पता है, हमारा फ़र्ज़ बनता था हुक्मरानों का कि कानून साजी करके या पॉलिसी करके कोई मौसमी तब्दीली की तैयारी तो करें, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा हुआ है कि अब जैसे हम देख रहे हैं पंजाब में जो सैलाब आया है, जो लाहौर में बर्बादी हुई है, वो इसलिए हुई है चूँकि लोगों ने हाउसिंग स्कीमें दरिया के किनारे बनाई हैं, ठीक है, जो उनको नहीं बनानी चाहिए थी। इसमें गवर्नेंस की बात आ जाती है। स्वात के अंदर जो फ्लड आया 2010 में आया था, 2022 में आया था, इस साल आया। स्वात का एक ही होटल है, वो दोबारा बनता है, दोबारा स्वात रिवर के अंदर गिर जाता है। तो वो भी मैं समझता हूँ ये नाकाम हुक्मरानी की वजह से। तो हमारे मौसमी तब्दीली के मसले जो हैं वो आप बिल्कुल तारीखी तौर पे बड़े ममालिक की जिम्मेदारी है, लेकिन आजकल जो चीज़ें हो रही है उसमें आधा जो हाथ है ना, वो पोर गवर्नेंस का भी है। आपने एक दफ़ा कहा था कि एक एक्टिविस्ट जो है
उसको ये नहीं देखना चाहिए कि वो कहाँ तक कामयाब होता है या नहीं, बस उसको कोशिश करते रहना चाहिए। बिल्कुल जी। तो आपका ख्याल है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ये सबक मुझे सिखाया गया था, कराची में होते थे, आपको याद होगा अर्देशर कावसजी साहब, जी जी, वो डॉन में लिखा करते थे। हाँ, उन्होंने मुझे ये सबक सिखाया था। हाँ। उन्होंने ये लाहौर कनाल पे भी मेरी थोड़ी सी रहनुमाई की थी। तो जब लगता था कि हम हार रहे हैं या लगता था हम जीत रहे थे, तो कहते थे नहीं, हथियार नहीं डालने। हाँ, कावसजी की बहुत सारे कोटेशन हैं जो यहाँ पे मैं कोट नहीं कर सकता। सच ए लवली मैन। मैं एक दफ़ा कहीं मिल रहा था, लेकिन आई वाज अ ग्रेट फैन ऑफ हिज। अच्छा, ये अपना जो है रोज़गार इससे मुतासर हुए हैं, जानें इससे गई हैं, सैलाब जो आए हैं, और अभी पिछले दिनों कहा गया कि जी आलूदगी से बचाने के लिए तमाम गाड़ियों के टेस्ट होंगे कि आलूदगी से बचने के लिए। अच्छा, बिलीव मी कि एक दो जो भी पॉइंट्स थे वहाँ 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी थी, सब नई कारें थी। माइंड, मैंने भी, मेरी नई तो नहीं है, लेकिन मैंने भी एहतियातन लगवा लिया कि इसमें से कोई, वहाँ एक रिक्शा नहीं था, एक वैगन नहीं थी, एक ट्रक नहीं था, बिल्कुल सही, एक मोटरसाइकिल नहीं था, जो आलूदगी का बायस बनते। बिल्कुल सही। तो वो क्यों नहीं थे, आप बताएं ना। मुझे दादा साहब इसका जवाब अगर आता मैं आपको बताता। मैं भी खुद परेशान हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आती कि इन्होंने किस तरह ये किया। अच्छा, उसके बाद किसी ने नहीं पूछा, इतनी बॉदरेशन लोगों को हुई कि अच्छा जी क्या हुआ उसका, चलो स्टिकर लग गए तो इससे आलूदगी कैसे कम हो गई। और आज वैसे डिक्लेरेशन भी हो गई कि जी इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। वो तो वफाकी हुकूमत ने ज़राई और मौसमी तब्दीली की इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है जी, क्योंकि नुकसान फसलों का इतना पड़ा है। नहीं तो उससे होगा क्या सर, अभी भी टमाटर प्याज की कीमतें बढ़ चुकी हैं और वो बढ़ती रहेंगी आगे। चावल जो लगा था वो भी बर्बाद हुआ है, हमारी जो कपास है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये बाद में खुराक की कमियां थोड़ी सी आएंगी अगले साल। और जो बाकी हम ये कहते हैं ना कैश क्रॉप्स बनाते हैं, उसमें आप देखेंगे जो काश्तकार हैं उनकी आमदनी के अंदर कमी आएगी। तो ये आने वाले महीनों का मसला होगा। और मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि इस वक्त एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई ताकि वफाकी हुकूमत फिर फोकस के साथ इस पर काम कर सके। अच्छा राफी साहब, आम शहरी क्या कर सकता है जिसके बस में कुछ भी नहीं? मौसमी तब्दीली के बारे में कम चीज़ें हो सकती हैं। हाँ। मौसमी तब्दीली देखें इतनी बड़ी चीज़ है, बड़े ममालिक में उनकी सनत, उनके लोगों की आदतें बदलनी पड़ेंगी और वो हम इधर लाहौर के अंदर बैठ के, पाकिस्तान के अंदर बैठ के आम शख्स वो तब्दील नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक सियासी मुहिम अगर चलेगी आलमी सतह पे, फिर ये मसला एड्रेस हो सकता है। मगर अगर आप खुद भी यहाँ कुछ करना चाहते हैं, एक छोटा सा काम शाम, तो 4-5 चीज़ें हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो हमें पसंद नहीं आएंगी। आपको अगर आप करना चाहते हैं, आप ये बड़ा गोश्त कम खाएं। 1 किलो बीफ को तैयार करने में 15,000 लीटर पानी लगता है। अच्छा जी बिल्कुल। नहीं, किस तरह उसको फीड करने में? सर जानवर को पानी देना होता है, फीड देनी होती है, जानवर को साफ रखना होता है और उसको रखते रखते बड़ा करते करते 15,000 लीटर फी किलो पानी लगता है। नहीं, इस तरह जो सफेदे का दरख्त है वो भी सारा पानी पी जाता। लेकिन सर कम से कम सफेदे का दरख्त जो है उस पानी को बाद में ऑक्सीजन बना देता है। और चलिए सफेदे के दरख्त हैं, वो हिंदुस्तान नहीं है कि पानी चोरी कर रहे हैं, उसमें और भी कुदरती सलाहियतें हैं। और जिस मकसद के लिए वो दरख्त बीफ खाना छोड़ दें, चले छोड़ गया वो तो मैंने पहले ही छोड़ा हुआ है उम्र की वजह से। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें, वो हो तो लेना, बिल्कुल सही, फिर साइकिल चलाएं। और फिर माय फेवरेट सर, ये तिक्के कबाब पे आप जो कोयले वाले तिक्के हैं ना, उन पे काबू करना नहीं, वो मैं एयर फ्रायर में तैयार करता हूं। लेकिन बाकी हमारे जो शहरी दोस्त हैं ना, ये जब बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं ये शायद ना हो सके, ये हम नहीं करेंगे, कुछ और कोई और करेगा। इसका मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें जो है हम अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और खुराक के अंदर जिस हद तक आप कर सकते हैं, जो कोई चीज़ खाने वाली चीज़ प्लास्टिक में ना हो, जो चीज़ आप खाने वाली चीज़ प्लास्टिक खोल के आप खाते हैं ना, वो किसी न किसी तरह कम कर दें। मेरी कमज़ोरी है कि मैं फिर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चला जाऊँ, वहाँ पे उन्होंने प्लास्टिक बैन कर दिया, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? आई नो कि इट्स ए ह्यूज इंडस्ट्री। बिल्कुल। हम जाते हैं, सब्ज़ी जितनी है वो प्लास्टिक उसमें डालते हैं, और मतलब कहीं भी आप शॉपिंग करने जाए प्लास्टिक बैग्स हैं। बिल्कुल। और जिनको कहा गया है, एक मुहिम चली, तो वो कहते हैं जूट बैग है, इसके आप 40 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, नहीं तो प्लास्टिक में दे देते हैं, अल्टरनेट देयर। एंड मैंने ये भी पढ़ा कि भाई प्लास्टिक जो है अगर मौजूदारों में होता तो आज तक वो मौजूद होता, क्योंकि प्लास्टिक जो है
वो फसलों में जब जाता है तो वो ब्लॉक कर देता उनकी जड़ें। बिल्कुल। तो इस किस्म की मुहिम क्यों नहीं चलाती? तार साहब, प्लास्टिक की आलूदगी जो है ना, यहाँ मैं शायद अपने भाइयों और दोस्तों से एक मुख्तलिफ बात करूं। मैं समझता हूं कि ये बुलाए इसलिए कि ये इतना माहौलियाती मसला नहीं है, इतना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मसला नहीं है जितना ये शहर की सफाई का मसला है। मैं समझता हूँ इसको म्यूनिसिपल इशू समझते हैं। अगर हमारा यहाँ लाहौर के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम अच्छा होता और हमें सड़कों पे प्लास्टिक बैग ना नज़र आते, हमें प्लास्टिक बैग की फ़िक्र ना होती। प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक को कम करना अपनी आदतों को चेंज करने का मसला है। हर चीज़ में प्लास्टिक है सर। आपके फ़ोन में प्लास्टिक है, आपकी गाड़ी में प्लास्टिक है, आप जब घर बनाते हैं जो पाइप्स हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। उसकी बात नहीं कर रहे। बिल्कुल। मतलब एक जो दोबारा प्लास्टिक, रीयूजेबल प्लास्टिक होता है, उसमें भी देखें ना, अगर आप खाने को फ्रेश रखना चाहते हैं तो प्लास्टिक बहुत अच्छी चीज़ है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ प्लास्टिक के अंदर खाने वाली चीज़ें वो आपको दे सकते हैं, वो फूड ग्रेड प्लास्टिक होता है और वैसे आप उसको कागज़ के अंदर रख नहीं सकते, वो ख़राब हो जाता है। तो ये सारी जो हम सुपरमार्केट्स और दुकानों के अंदर चीज़ें देखते हैं, इनका उधर होना जो है प्लास्टिक की वजह से है। और अगर हम ये पोटैटो चिप्स थोड़ा सा कम खाएं, अगर हम पेप्सी कोलाज थोड़ी सी कम पी लें, तो ये भी प्लास्टिक हम हटा सकते हैं माहौल में से। लेकिन उसमें हमें अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा और सिर्फ प्लास्टिक बैग्स को नहीं देखना पड़ेगा। अच्छा राफे साहब, ओवरऑल बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाए, लेकिन आप भी नाराज़ करते रहे, हम भी आपके साथ शामिल हो जाए। आई फील कि सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान जो हैं जितने भी हैं, लेकिन स्पेशली पंजाब, हम बहुत गंदे लोग। अच्छा जी। हम कोई सफाई का कॉन्सेप्ट नहीं, फिज़िकल जो सफाई है वो है हम में, लेकिन एनवायरमेंटल सफाई नहीं है। मतलब माल टाउन पार्क में मैं सैर करने जाता हूँ, संडे छुट्टी का दिन होता है, वहाँ फैमिलीज आती। मंडे को बिलीव मी कि वहाँ एंटर होने की जी नहीं चाहता। लोगों ने पैम्पर्स फेंके हुए हैं, प्लास्टिक फेंके हुए हैं, जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ गंद मचा रहे हैं। अब ये एटीट्यूड जो है ये नेशनल एटीट्यूड। मैंने अपनी आंखों से माल रोड के ऊपर एक हाई फाई गाड़ी जो भी होती है, हमें तो पता ही नहीं कौन सी होती हैं, उसमें से एक हाथ निकलते देखा, हाथ में चूड़ियाँ थी जो 10-20 लाख की होगी और केले का छिलका फेंक रही। अब ये इसके क्या जवाब हैं या कोई बेहतर हो सकता है? सर ये मैं नेशनल प्रॉब्लम इसे नहीं कहूँगा। आप गिलगित बल्तिस्तान गए हुए हैं, हाँ। वहाँ तो सफाई है और जो लोग अपना एक फ़र्ज़ समझते हैं कि अपने आप को और अपने माहौल को साफ़ रखें, हाँ। और उनका अपने कुदरती एहसासों के साथ जो रिश्तेदारी भी है, आप देखेंगे बहुत गहरी है। शहरों में रहने का ये एक मसला है कि आप जो ओन नहीं करते एनवायरनमेंट को, वो एनवायरनमेंट आपसे दूर हो जाते हैं। एनवायरनमेंट सड़क के दूसरी तरफ है, दीवार के दूसरी तरफ है, और यही होता है शहरों में रह के आप अपने माहौल से, अपने माहौलियाती एहसासों से दूर हो जाते हैं। सो मच सो कि अगर आप किसी शहरी से पूछें दूध कहाँ से आता है तो वो आपको कहेगा जी फ्रिज से आता है। अब वो देखें कि मेरी दादी अम्मा के वक्त जो वो घर चलाती थी, घर से बाहर कुछ नहीं निकलता था, सब कुछ दोबारा रिसाइकल होता था। जो थोड़ी बहुत दही रह जाती थी वो अगले हफ्ते की दही के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एवरीथिंग वाज रीयूज्ड। हम एक कमर्शियल या कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहां हम ये प्लास्टिक और इन तरह की चीज़ों को कोई वैल्यू नहीं देते। हम इनको समझते हैं ये गंदी चीज़ है, इनको दूर रखो और ये किसी और का मसला है। और ये एक साइकी मैंने देखी, शहरों के अंदर ज़रूर देखी है, लेकिन शहरों से हट के जब मैं देहात जाता हूँ या मैं नॉर्दर्न एरियाज जाता हूँ, नहीं देहात साफ है, देहात साफ है, शहरों में है ये, शहरों में ये शहरों का मसला है मेरे ख्याल से। और देखिए शहर भी हमारे कुछ ऐसे हैं, लाहौर शहर की आबादी करोड़ से ज़्यादा है, कराची की आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा है। ये शहर, इनके मसले शायद हम हल ना कर सकें, मगर जो छोटे शहर हैं, सियालकोट, राजनपुर, इनमें ना इतनी अवाम है, ना इतनी पॉपुलेशन है, ना इतनी सनत है, इनको साफ़ रखा जा सकता है। ये अभी मैनेजेबल है मेरे ख्याल से। आपको याद है कि स्वात में जब तालिबान का कब्ज़ा था, फिर वो छुड़ा लिया गया, फौज ने छुड़ा लिया, उसके फौरी बाद वहाँ पे फ्लड्स आए थे और उन्होंने बहुत नुकसान किया था, ब्रिजेस बह गए, अच्छा, और सारा जो थे होटल्स वगैरह। तो मैं वहाँ पे गया, कोई फॉरेन थे जर्नलिस्ट, कुछ लोकल, मुझे ऐसे ही डेकोरेशन के लिए भेज दिया गया साथ।
तो मैं उनके साथ रहा, बार मुख्तलिफ अवामिल थे कि क्यों फ्लड क्यों आए। मुझे एक हवाला अब तक याद है कि वहाँ पे हम गए 2 सबसे बड़े फिश फार्म्स में गए, ट्राउट के। अब ट्राउट एक कि सर्द पानी की चीज़, वो बड़े बड़े हाउस बनाए जाते हैं, उनमें वो तैयार होती है और ऊपर से कोई ना कोई नाला जो बर्फानी है ना उसके किनारे में बनती है, क्योंकि वो फिर उसके अंदर ताज़ा पानी दाखिल करके पुराना, वो बर्बाद हो गए और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। तो उनके जो मालिक थे उनसे हमने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जी ये मैन मेड तबाही है, ये कभी तबाह नहीं होने थी। रीज़न ये थी कि उन्होंने कहा कि देखें, आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो पहाड़ की चोटी है ये टोटली ढकी हुई थी जंगलात से। उसके बाद ठेकेदार, बाकी साहिब इक़्तिदार लोगों ने इसके जंगल काटने शुरू कर दिए, जंगल नंगे हो गए और उसके नीचे से पानी आया। हम वहाँ पे गए, फेरी मेडोज़ में भी काफ़ी हद तक ये हुआ। हरामोश की वैली में गए, वहाँ भी लाशें पड़ी हुई थी। बल्कि एक, शायद आपको इल्म ना हो कि कागान में एक नाम ज़ाहिर मैं नहीं ले सकता, वो साहब अनफॉर्चुनेटली मरकज़ में स्टेट मिनिस्टर हो गए और जंगलात के हो गए। अच्छा। उसी इलाके में तो उन्होंने तबाही मचा दी। आधे से ज़्यादा, मतलब ऑफिशियल आधे से ज़्यादा नारान के जंगलात उन्होंने काटे। तो बेसिकली हम कुदरत को तो ब्लेम करते रहते हैं, कार्बन को भी करते रहते हैं, लेकिन अपने आप हम किस तरह इसको। ये अभी इस साल जुलाई और अगस्त में KPK के अंदर जो बारिशें हुई हैं, इसके बारे में मैं मौसमी तब्दीली अभी कह नहीं सकता कि ये जो बारिशें थी ये मौसमी तब्दीली की वजह से थी, मगर बारिशें शदीद थी, क्लाउड बर्स्ट के बराबर थी, अचानक पानी पड़ता था। और बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जिन लोगों ने क्या कहते हैं ये पहाड़ों के इर्द गिर्द जो दरख्त थे उनको काट दिया हो तो पानी तो फिर नीचे बहेगा और वो भी तेज़ बहेगा, उसको रोकने की कोई चीज़ नहीं है। तो ये फ्लैश फ्लड्स मज़ीद बुरे हुए थे ये टिम्बर माफिया की वजह से। मगर पाकिस्तान में ऐसे भी फ्लड होते हैं। मैं हक़ीक़त कलामी वही नीलम रिवर की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी आप एक तस्वीर देखें सैटेलाइट की, हमारी साइड ऑलमोस्ट गंजी, इंडिया की साइड टोटल सरसब्ज। अच्छा जी, बिल्कुल, वो उसका नहीं काट रहे। हाँ। तो हम क्यों नहीं सबक सीख रहे। देखें जी, जो ये सरकारी जंगलात का निज़ाम है जो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहते हैं, और एक फॉरेस्ट का कानून भी है, अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है, 1928 का कानून है। KPK में तो 2002 में उन्होंने कानून साजी करके उसको 21वीं सदी में ले आए, लेकिन उसका आप समझ लें मकसद एक ही है। अंग्रेज़ों के वक्त का मकसद कि दरख्त काटे जाएं ताकि रेलवेज़ में इस्तेमाल किए जाए, रेलवेज़ में कोयले के तौर पे इस्तेमाल किए जाए, जो हम कहते हैं रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का कानून था। ये कोई कुदरत का से मोहब्बत करने वाला कानून ना था और ना है, ये दरख्त काटने और बेचने के लिए है। और KP की हुकूमत भी इस टिम्बर से पैसा कमाती है। अगर ये टिम्बर ना कटे या वहाँ के जंगल के अफसरान अपना कोटा ना मीट करें उनके खिलाफ, तो फिर नैब की इंक्वायरीज हो जाती हैं, फिर उससे बढ़ के भी इलीगल टिम्बरिंग होती है। इसके बरअक्स आप देखिए कि पंजाब में PTI की हुकूमत के वक्त यहाँ का जो जंगल का महकमा है उसको डायरेक्शन दी गई कि जंगलात के जो असासे हैं वो पैसों के लिए नहीं काटे जाएंगे। तो पंजाब के अंदर एक पॉलिसी फैसला आ गया कि हम कोई टिम्बर का काम नहीं करेंगे, जो कि अभी KP के अंदर हो रहा है। तो ये भी एक क्या कहते हैं पॉलिसी लेवल पे एक मसला है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान में और भी ऐसे बारिशें होती हैं जिसका मौसमी तब्दीली के साथ ताल्लुक़ है। 2022 में बलूचिस्तान और सिंध के कुछ ऐसे इलाकों में बारिश हुई जहां आम तौर पे पानी सिंधु दरिया की तरफ नहीं जा सकता, तो वहां चंद दिनों के अंदर एक 100 किलोमीटर की झील पैदा हो गई। अच्छा। जिसमें इतने लोग मुतासिर हुए थे, ये अपना मंजोदारों से आगे। अक्टूबर 2022 में लंदन के एक इंपीरियल कॉलेज ने एक रिपोर्ट निकाली कि पाकिस्तान में उस वक्त जो फ्लड्स आए थे उनमें कम से कम 50% जो इंतहाई का इजाफा था वो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अच्छा। तो वो जो फ्लड है, वो जो बारिश पड़ी थी, हम कह सकते हैं वो मैन मेड है। हाँ। जो KPK के अंदर हमने बर्बादी देखी है, वहाँ बारिश तो बहुत बुरी हुई थी, लेकिन अभी हम कह नहीं सकते वो मौसमी तब्दीली की बारिश थी, मगर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के जंगलात के मामलात और इल्लीगल टिम्बर माफिया की वजह से ये जो फ्लड्स थे ये ज़्यादा मज़ीद शिद्दत में इजाफा इनका हुआ था।
अच्छा, इंतज़ामी अमूर अपनी जगह, एक साहिब इक़्तिदार जो हैं उनकी बेरुखी अपनी जगह, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि हम कुदरत जो है नेचर उसकी राह में हायल होते हैं और हायल होने की हमें ये सज़ा मिलती है। यानी मुझे याद आता है कि ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स बैक मैक्सिको का एक इलाका था साहिल समंदर के साथ, इट वॉज़ वेरी ग्रीन एंड बहुत वेल ऑफ लोग थे वहाँ के किसान। वहाँ पे हर साल बगले आते थे और बगले आके तो उसके जो पानी थे समंदर के उसमें एक ख़ास मछली छोटी सी थी, उसको खाते थे और उसके बाद वहीं बसेरा करते थे, हज़ारों लाखों की तादाद में बीटें करते थे। दैट वाज द बेस्ट खाद, उससे वो ज़रखेज़ होती थी। फिर बड़े ट्रॉलर्स आ गए, फिशिंग ट्रॉलर्स, और उन्होंने वहाँ से मछलियाँ पकड़नी शुरू कर दी। अब जब मछलियाँ ना रहीं तो बगलों ने आना बंद कर दिया। वो बगले ना आए तो बीटें नहीं थी, खेत ज़रखेज़ ना हुए, वीरान हो गई, एंड दे हैड टू अबैंडन देयर विलेजेस। तो ये तो मैन मेड तबाही है ना। बिल्कुल जी, इसमें कुदरत का तो कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल सही। हम उसके रास्ते में हायल होते। वैसे तो ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि इंसान का इस सरज़मीन पे होना ही जानवरों, ये है तो जानवरों की ना, हम काबिज हुए हुए हैं यहाँ पे, हमने कब्जा किया हुआ है और अपनी अब देखे ना, जब कोविड आया तो मैंने बाग में ऐसे ऐसे परिंदे देखे जो पहले कभी देखे ही नहीं थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह मेरी मुंडेर पे वो बेखतर आके बैठ जाते थे क्योंकि कोई शोर नहीं था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, और वो फ्रीली वहाँ पे आके बैठते थे। और एक वाक़या मैं अक्सर सुनाता हूँ कि मेरे वालिद साहब, हम गुलबर्ग शिफ्ट हुए लक्ष्मी मेंशन से माल रोड से, तो बूढ़े थे तो एक दिन ऐसे ही जिस तरह गुड़कते हैं ना बाबे बैठ के, अब मैं उस तरह करता। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहने कि देखो किस तरह कुदरत में के निज़ाम में चेंज आता है कि मैं एक दफ़ा पता नहीं मुल्तान या कराची जा रहा था ट्रेन पे, तो मियाँ मीर स्टेशन पे रुकी गई, उसके बाद चली है गाड़ी, तो राइट हैंड साइड पे हिरनों की एक कतार, उन्हें भागना शुरू कर दी। अब या तो वो कम्पीट कर रहे थे रेलवे के साथ, ये लाहौर की बात कर रहा हूँ, अच्छा, या गुलबर्ग है, और या फिर वो देवर टेरिफाइड के पता नहीं क्या चीज़। तो कहने लगे कि अब हम जिस घर में बैठे हुए ये है तो हिरनों का घर ना, यहाँ वो रहा करते, तो बेसिकली तो ऑक्यूपायर हम हैं। बिल्कुल जी। और अभी चंद दिन पहले मेरा ख्याल फेरी मेडोज में किसी अदाकारा पे हमला हुआ था, एक ब्राउन बेयर में। आप उनके इलाकों में जाकर अगर रहेंगे इस तरह? नहीं वो अच्छा, वो भी हम वो देवसाई में हुआ था। देवसाई में जी बिल्कुल। तो देवसाई में ये पहला हुआ है इंसिडेंट, पहले कभी नहीं आया। मैंने एक्सटेंसिवली लिखा भी उसके बारे में। अच्छा, मौसूफ़ा वहाँ गई और वहाँ जाके शूट वगैरह कर रही। अब वहाँ भी यही सिलसिला है कि वो ग्रम्पिया क्या है, एक्सपेंसिव जो बड़े बड़े होते हैं यूट वगैरह, वो लगा दिए गए। सरे शाम फिर वहाँ पे बारबेक्यू होता है। अब आप बारबेक्यू करेंगे तो फिर खुशबू है, वो बेचारा रीच क्या करे। ओपन इनविटेशन आपने भेज दिए, दावत वो दे आया है, लेकिन ये है कि देखिए हम गए हैं तो हमें किसी रीच ने कुछ नहीं कहा। आपने चंद मिनट पहले बड़ी खूबसूरत बात की थी किशन गंगा दरिया के बारे में। जी हमारी पूरी एक तारीख है इंसानों की, ना सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया के अंदर, आप पूरी दुनिया ट्रैवल किए गए, आपने कहानियाँ, लोगों के अफसाने सुने। लोगों की कहानियाँ जो हैं और थीं वो कुदरत के साथ जुड़ी हुई थी एट सम लेवल। आप हमारी पोइट्री पढ़ लें पंजाबी की, वो दरिया के किनारे है। यूरोप के अंदर जंगल के अंदर मुख्तलिफ कुव्वतें फिरती हैं। वी वर लिविंग विथ नेचर। जो इस वक्त सनती इनकलाब के बाद जो हम कहते हैं मॉडर्निटी का फेज़ हम देख रहे हैं, उसमें इंसान जो हैं वो क्या समझ लें, हाँ उनको हम दे लीड, और जो कुदरत है और ये माहौलियाती एहसासें हैं, ये अब एक बैकड्रॉप हो गया जिस पे इंसान अपनी एजेंसी की कहानी सुनाता है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, और इन्वायरमेंट पे चूंकि हमने काबू कर लिया, ये बैकग्राउंड में स्टोरी। अच्छा, एक मुख्तसर सी बात मैं करना चाहता हूँ कि हरमन हसन का फेमस नावल सिद्धार्थ जी,
उसको एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन थी फिल्म, उन्होंने फिल्म बनाई, उसकी नुमाइश हुई, तो डायरेक्टर का इंटरव्यू था और इंडियन टेलीविजन पे था, और वहाँ मुझ जैसे ही को बंदा बैठा हुआ, उसने कहा जी देखें आप बड़ा ग्लैमराइज कर देते हैं, आप बड़ा रोमांटिसाइज कर देते हैं इंडिया को, अब इंडिया जो आपने दिखाया है सिद्धार्थ में, उसमें हर तरफ आप छा रहे हैं, फूल है, फल है, नदियाँ हैं, जंगल है, तो ये तो नहीं है इंडिया। तो उसने कहा कि आज से 2,500 साल पहले यही इंडिया था। आप रिसर्च करके देख लें कि गौतम नीलम्बर जब निकलता था, घर से निकलता था तो जंगल में दाखिल हो जाता स्ट्रेट अवे। वो कहते हैं ना घर से जंगल की राह ली, पुराना इडियम है, मीनिंग देर भाई कि तब घर से बाहर जंगल शुरू हो जाता था। तो आपसे तो बहुत ज़्यादा बातें हमने करनी है, आइंदा भी आपको हम ज़हमत देंगे लाहौर के हवाले से, लेकिन एक बात बताइए कि अगर हम ये नहीं कर सकते तो गिलगित बल्तिस्तान में जो माहौलियाती है वजारत है या वो जो शोबा है या कि वहाँ पे जो हुक्मरान है वटावर, उन्होंने जिस तरह प्लास्टिक को हैंडल किया है कि वहाँ कोई प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, और जो लोग इंपोर्ट करते हैं जिनका रोज़गार है उनको उन्होंने पैसे दिए किसी और रोज़गार के लिए, और आलमोस्ट उसको ख़त्म कर दिया। तो हम बाकी पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? मैं समझता हूँ जो गिलगित बल्तिस्तान में प्लास्टिक को काबू करने के मुख्तलिफ इक़दामात उठाए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं, हाँ। बहुत अच्छे हैं। इनसे बढ़ के भी मैं समझता हूँ कि 2-3 जो सड़कें गिलगित बल्तिस्तान आती है और एयरपोर्ट पे आप एक कायोस्क लगाएं और जो भी डाउन से बंदे आते हैं, हाँ। उनको अच्छी तरह डराएं, हाँ। कि सर एक ये चूड़ी वाला हाथ प्लास्टिक अगर फेंकेगा ना हम पूरी गाड़ी बंद कर देंगे, उनको किसी तरह डराएं उसे, और मज़ीद वहाँ प्लास्टिक की आलूदगी को कम कर सकते हैं। इसी तरह के इंतजाम आपको बड़े बड़े शहरों में भी करना पड़ेगा। हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, दफ्तरों में लोगों को सबक सिखाने पड़ेंगे कि भाईजान ये नहीं कर सकते आप। और देखें जी यहाँ चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं और उन पर कानून साथ। देखें हर हफ्ते पाकिस्तान में पेडेस्ट्रियन जोन्स पैदा हो जाती हैं जहाँ गाड़ियाँ गुजरती हैं, हर हफ्ते एक वक्त 2 घंटों के लिए वो गाड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, कोई कानून नहीं है, बस जुम्मे की नमाज है और लोग जुम्मे की नमाज के लिए खड़े होते हैं और गाड़ियाँ साइड पे हो जाती हैं। किसी ने उनको सिखाया ही होगा ना जी कि वो जाकर वहाँ खड़े होते हैं और पूरा शहर का निज़ाम 1-2 घंटों के लिए तब्दील कर देते हैं। ये वो कहते हैं ना साइकी, जो कौम की साइकी होती है, उसके अंदर आप कोई स्टेरॉइड डालें प्लास्टिक के खिलाफ। एक थोड़ी सी बात करके, क्योंकि आपकी दिलचस्प है इतनी गुफ्तगू, एक दफ़ा मैं गुजरात गया कोई फंक्शन, तो वहाँ पे कोई साहब थे मेरे थोड़े बहुत फ़ैन थे, तो मुझे उन्होंने कहा जी कि उनका मोटरों का शोरूम है, तो वो कहते हैं जी चाय मेरे साथ में। ठीक है, बारिश हुई थी और इतना तक कीचड़ था शोरूम के आगे तमाम, उसमें मुश्किल से मैं गया क्योंकि वो कीचड़ था, उसमें रास्ता सा बना हुआ था। तो वहाँ मैंने उनसे कहा चाय वाय के साथ कि उनके बड़े स्पॉटलेस कपड़े थे, नमाज़ पढ़ के आए थे माशाल्लाह, और यूँ करके ना ऊपर करके। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि सर आप मतलब माशाल्लाह करोड़ों की गाड़ियाँ खड़ी हुई, तो 50 रुपये किसी को सफाई वाले को दे के यहाँ से अगर साफ़ करा दें। कहने लगे तार साहब फ़ायदा कोई नहीं, फिर बारिश होनी है, फिर आ जाना, क्या फ़ायदा। ये जो एटीट्यूड है इसके बारे में आप कुछ कहें? क्या कह सकते हैं जी, अगर इन मसलों के हल होते सर तो मैं कहीं पैसे कमा रहा होता। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।